नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है कि आखिर इस वक्त अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया, वो भी तब जब हमले से ठीक 48 घंटे पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में खुद ईरान के विदेश मंत्री शामिल थे। बातचीत में ईरान अमेरिका की कई शर्तों को भी मानने को तैयार था। तो जानकारों की माने तो असल में ट्रंप नेतन्याहू के बहकावे में आ गए। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले से सिर्फ 48 घंटे पहले जिनेवा में एक बेहद अहम मीटिंग चल रही थी। यह मीटिंग अंग्रेजी बोलने वाले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका के मिडिल ईस्ट के दूत विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेड कुशनर के बीच थी। इन दोनों को खुद ट्रंप ने जिनेवा भेजा था। इस मीटिंग का मकसद था ईरान को इस बात पर राजी करना कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीरो कर देगा। इस बातचीत के दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने दोनों अमेरिकी दूत के सामने 7 पन्नों का एक प्रपोजल रखा। इस प्रपोजल के जरिए ईरान अमेरिका को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आने वाले वक्त में अलग अलग लेवल पर अपने परमाणु कार्यक्रम को वो कम करेगा। हालांकि दोनों दूत के जरिए ट्रंप ने यह साफ संदेश भिजवाया था कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जीरो नहीं कर देता, बात नहीं बनेगी। 26 फरवरी की इस मीटिंग में पहला दौर इसी के साथ खत्म हो गया। दोनों दूत ने ट्रंप को जानकारी दी कि ईरान एक ही झटके में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीरो करने पर राजी नहीं है। इसी के बाद विटकॉफ और कुशनर जिनेवा से वॉशिंगटन लौट आते हैं। अब दोनों ट्रंप को ये बताते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान इस मुद्दे पर किसी डील के लिए तैयार होगा। यही वो घड़ी थी जब ट्रंप फैसला ले चुके थे कि अब ईरान से आगे कोई बातचीत नहीं होगी। इस फैसले के पीछे सबसे अहम वजह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे, जो बीते 11 फरवरी से ट्रंप को ईरान पर हमला करने की सलाह दे रहे थे। 11 फरवरी की सुबह नेतन्याहू वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात से कई हफ्ते पहले से ही इजराइल लगातार अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसा रहा था। इजराइल ट्रंप को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था कि ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीरो करने पर कभी राजी नहीं होंगे। 11 फरवरी की इस मुलाकात के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू के बीच करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली। इस मीटिंग के दौरान ईरान के साथ जंग और हमले की तारीख तक को लेकर बातचीत हुई। इस मीटिंग के अगले दिन ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया कि उन्हें डिप्लोमेटिक चैनल से ईरान के साथ बातचीत कर किसी नतीजे पर पहुंचने को लेकर शक है और वो ईरान के साथ बात कर कर के थक चुके हैं। इस पर एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि क्या वो ईरान में सत्ता पलटना चाहते हैं। ट्रंप का जवाब था कि इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। दरअसल इजराइल लगातार ट्रंप से ईरान पर हमले की इजाजत मांग रहा था, पर जिनेवा में जब ट्रंप को अपनी मर्जी के हिसाब से जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ इजराइल को ईरान पर हमले की ही इजाजत नहीं देंगे, बल्कि ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म करने के लिए इस हमले में इजराइल के पार्टनर भी बनेंगे। नेतन्याहू को और क्या चाहिए था, अब बस हमले की तारीख तय होनी थी। व्हाइट हाउस में इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैन शामिल थे। जनरल केन की सलाह थी कि यूएस फोर्स को ईरान पर सिर्फ लिमिटेड हमले करने चाहिए ताकि ईरान को डराकर उससे समझौता किया जा सके, या फिर सीधे ईरान की सरकार को ही गिराने के लिए बड़ा हमला किया जाए। मगर जनरल डैन के मुताबिक बड़े हमले में बड़ी तादाद में अमेरिकी फोर्सेस के मारे जाने का खतरा था। वाइस प्रेसिडेंट वेंस की मीटिंग में राय थी कि ईरान पर हमला बड़ा और जल्द होना चाहिए। रूबियो ने इस मीटिंग में ही ये चेतावनी दी थी कि ईरान पर चाहे पहले इजराइल हमला करे या अमेरिका, दोनों ही सूरत में ईरान अमेरिका पर पलटवार करेगा, जिनमें खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य बेस और अमेरिकी दूतावास शामिल होंगे। लेकिन ट्रंप मन बना चुके थे, क्योंकि नेतन्याहू महीनों से ट्रंप के दिमाग में ये भर चुके थे कि ईरान पिछले साल जून के हमले के बाद भी तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर ट्रंप के हमले के फैसले के पीछे नेतन्याहू के अलावा एक और वजह थी। हाल के वक्त में ट्रंप की लोकप्रियता घट रही थी। इसी साल नवंबर में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव है। ट्रंप अपने सलाहकारों से जानना चाहते थे कि अगर वो ईरान पर पूरी तरह से हमला करते हैं तो क्या अमेरिकी जनता उन्हें एक ताकतवर लीडर के तौर पर मान्यता देगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सलाहकारों ने उन्हें ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, पर अब ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हालांकि इसी बीच ट्रंप की कोर टीम ने एक और प्रपोजल रखा। ये प्रपोजल ये था कि ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC में फूट डालकर ये कोशिश की जाए कि उनका एक गुट ईरान के अंदर तख्ता पलट करे और अगली सत्ता उनके अपने किसी खास को सौंप दी जाए। इससे मैसेज ये जाएगा कि ईरान के अंदर ही ईरानी लोगों या ईरानी सेना ने खामेनी का तख्ता पलट दिया। लेकिन ये तरीका काम न आया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ट्रंप को जो ब्रीफिंग दी उसके हिसाब से IRGC को तोड़ना या उसके एक धड़े को बगावत के लिए मजबूर करना नामुमकिन है, क्योंकि ये वो फोर्स है जिसे खुद खामेनी ने जन्म दिया था और बड़ा भी किया। IRGC खामेनी के खिलाफ गद्दारी नहीं कर सकती। नेतन्याहू ट्रंप को लगातार ये भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब तक आयतुल्लाह खामेनी ईरान की सत्ता पर काबिज रहेंगे, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकने वाला नहीं। असल में नेतन्याहू खामेनी को भी मारना चाहते थे। पिछले साल जून में जब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की 12 दिन की जंग हुई, तब पहली बार नेतन्याहू ने ट्रंप को खामेनी को मारने की इजाजत मांगी थी। हालांकि तब खुद ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं थे। इत्तेफाक से इसी दौरान दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। ईरानी अवाम डॉलर के मुकाबले गिरते ईरानी करेंसी और महंगाई को लेकर सड़कों पर उतर आई थी। ईरान के कई शहरों में आंदोलन तेजी पकड़ चुका था। सरकार और खामने दोनों ही जनता के निशाने पर थे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए ईरानी फोर्सेज ने ताकत का इस्तेमाल किया। दर्जनों लोगों की मौत हुई। ईरान के अंदर खामेनी के खिलाफ ईरानी अवाम के इस तरह सड़कों पर आने से फिर से नेतन्याहू और ट्रंप को एक मौका दिखाई दिया। आंदोलन को कुचलने के नाम पर ट्रंप ने ईरानी हुकूमत को धमकी दे डाली कि वो जरूरत पड़ने पर ईरानी जनता की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए नेतन्याहू ने फिर से ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए उकसाना शुरू कर दिया। मगर ये मौका धीरे धीरे इसलिए हाथ से निकल गया क्योंकि सरकार विरोधी प्रदर्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। जैसा नेतन्याहू या ट्रंप को उम्मीद थी कि शायद ईरानी अवाम के दबाव में सरकार पलट जाएगी, वैसा हुआ नहीं। नेतन्याहू के बहकावे और अपने कुछ करीबी सलाहकारों की सलाह को अनदेखी कर ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया। नतीजा वही हुआ जो जनरल डैन केन ने कहा था। ईरान ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक यानी जहां जहां खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डा है, उन्हें अपनी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। अब तक 6 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। खुद ट्रंप ने जंग शुरू होने के तीसरे दिन यह कहा है कि यह जंग अभी शायद 3-4 हफ्ते और चले, हो सकता है उससे भी लंबी चले। उन्होंने ये भी माना कि इस जंग में और भी अमेरिकियों की जान जा सकती है। हालांकि ट्रंप का कहना था कि अभी हालात जमीन पर सैनिक भेजने की नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो सैनिक भी भेजेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान और इराक के बाद ये पहली बार होगा। हालांकि ये वही ट्रंप है जिन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का हुक्म दिया था। ये वही ट्रंप है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कैंपेनिंग में बार बार ये कहा था कि अब अमेरिका किसी देश में अपनी सेना नहीं भेजेगा, न जंग का कोई नया मोर्चा खोलेगा, क्योंकि इससे अरबों डॉलर खर्च होता है। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में जब से ट्रंप आए 8 देशों पर अब तक हमला कर चुके हैं। पिछले साल जून को जोड़ लें तो ईरान पर 2 बार, इसके अलावा इराक, सीरिया, यमन, सोमालिया, नाइजीरिया, लैटिन अमेरिका में नौकाओं पर हमले और वेनेजुएला।
कमाल ये कि ये वही ट्रंप है जो चीख चीख कर अपने लिए नोबेल पीस प्राइज मांगते नहीं थकते, इस दम पर कि उन्होंने 8 देशों के बीच जंग रुकवाई, जिनमें भारत पाकिस्तान भी शामिल है। पर दूसरा पहलू यह है कि 8 देशों पर हमले भी किए। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ साल भर के अंदर 8 देशों पर हमले किए। आज तक ब्यूरो। ट्रंप ने यह हमला बेशक नेतन्याहू के बहकावे में आकर किया, मगर इस हमले के लिए आखिरी कील खुद CIA ने ठोकी। 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खुमैनी ईरान के टॉप लीडरशिप के साथ तेहरान में एक मीटिंग करने जा रहे हैं। ये खबर CIA ने ही पहले ट्रंप को दी। बाद में इस खबर को नेतन्याहू के साथ साझा किया गया और इसी के बाद हमले की तारीख और वक्त तय हुआ। वो 13 जून की सुबह थी जब इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए थे। इस हमले के ठीक 4 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून 2025 की शाम 5:19 पर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, हमें पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं। वो एक आसान टारगेट है लेकिन सुरक्षित है। अभी हम उन्हें बाहर निकालना नहीं चाहते, यानी मारना नहीं चाहते। दरअसल जून में 12 दिनों तक चली ईरान इजराइल के बीच इस जंग में इजराइल को एक बार एक मौका मिला था ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी को मारने का, लेकिन तब खुद ट्रंप ने इजराइल को ऐसा करने से रोक दिया था। सलाहकारों ने ट्रंप को समझाया था कि खामेनी को मारने का असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। 12 दिन बाद तब वो जंग रुक गई, लेकिन इजराइल नहीं रुका। डिप्लोमेटिक चैनल से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और खास तौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को बनाना रोक दे, पर बात नहीं बन रही थी। इसी बीच फरवरी के दूसरे हफ्ते में ट्रंप ने एक धमकी दी। ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने या न्यूक्लियर डील पर समझौता करने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त दिया। साथ ही ये भी कहा कि ऐसा नहीं होता है तो फिर अंजाम बुरा होगा। ईरान पर अमेरिका के इस हमले की 2 और वजह थी। पहली वजह इजराइल था। ट्रंप के डेडलाइन दिए जाने के बाद इजराइल लगातार अमेरिका को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ईरान जून के हमले के बावजूद बड़ी तेजी से फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि खुद ट्रंप के कई सलाहकारों ने ट्रंप को यह समझाया था कि इजराइल के इस दावे पर पूरी तरह यकीन नहीं करना चाहिए। इजराइल बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार ट्रंप को फोन कर जल्द से जल्द ईरान के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे थे। क्राउन प्रिंस का कहना था कि अगर अभी ईरान पर एक्शन नहीं लिया गया तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन जाएगा। एक तरफ ये सारी प्लानिंग और बातचीत चल रही थी, ट्रंप की दी हुई डेडलाइन खत्म हो रही थी और इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक अहम जानकारी दी। ये जानकारी ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खामेनी के तेहरान में मौजूद ठिकाने को लेकर थी। CIA से मिली इस जानकारी को अमेरिका ने इजराइल के साथ शेयर किया। CIA की जानकारी को हर तरह से क्रॉस चेक करने के बाद ये साफ हो गया कि खबर पक्की है। खामेनी तेहरान में ही अपने दफ्तर में है। अब चीजें तेजी से बदलने लगी। इसी बीच CIA ने एक और बड़ी खबर दी। खबर ये कि आयतुल्ला खामेनी ईरान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ 28 फरवरी यानी शनिवार की सुबह अपने कंपाउंड में ही एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। यह खबर और भी बड़ी थी क्योंकि ईरान की टॉप लीडरशिप और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक साथ खामेनी के साथ होने वाले थे। असल में बीते कई महीनों से CIA और मोसाद खामेनी की हर गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। बीते साल जून में हुई 12 दिनों की जंग में भी खामेनी के ठिकाने के बारे में अमेरिका और इजराइल को पूरी जानकारी थी। हालांकि तब ये कहा गया था कि खामेनी अपनी जान बचाने के लिए रूस भाग सकते हैं, लेकिन खामेनी को करीब से जानने वालों के मुताबिक खामेनी कभी देश छोड़कर भागने वाले लीडर नहीं थे।
अलबत्ता जून की जंग के बाद उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया था। बताते हैं कि वो तेहरान में एक ऐसी बिल्डिंग में रह रहे थे जिसमें लिफ्ट जमीन के अंदर 5 फ्लोर तक जा सकती है, यानी एक गहरे बंकर में बने घर में। जून के बाद मोसाद और CIA दोनों ही खामेनेई का नया ठिकाना जानने की कोशिश में जुटे रहे। CIA ज्यादातर टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इमेज की मदद से खामेनेई के नए ठिकाने को ढूंढ रहा था, जबकि मोसाद ईरान में मौजूद अपने लोकल एजेंटों की मदद से। दरअसल मोसाद ने कुछ वक्त पहले ही अपने ऑपरेशन में एक नया बदलाव लाया है। अब मोसाद के एजेंट मिडिल ईस्ट में ज्यादातर लोकल लोगों को अपना एसेट बनाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सत्ता या सरकार में बैठे लोगों से नाराज रहते हैं। इन्हें मोसाद खुद ट्रेनिंग देता है और फिर उन्हीं देशों में उनकी तैनाती कर दी जाती है। अब तेहरान के अंदर रहकर मोसाद के जासूस खामेनेई का ठिकाना ढूंढ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ CIA सैटेलाइट, ड्रोन, सिग्नल इंटेलिजेंस, AI और डेटा एनालिसिस की मदद से खामेनेई को ढूंढ रहा था। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट जो तस्वीरें भेजती है वो इतनी साफ होती है कि कार में बैठा शख्स तक नजर आ जाता है। CIA ने सैटेलाइट का इस्तेमाल हर उन ठिकानों पर किया जहां खामेनेई की मौजूदगी का जरा भी शक होता। किस इलाके में या किस कंपाउंड के इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कौन सी गाड़ी किस बिल्डिंग तक जा रही है, कहां पर अचानक रोजमर्रा से हटकर ज्यादा गतिविधियां नजर आ रही हैं, सुरक्षा काफिलों का मूवमेंट ज्यादा किधर है। सैटेलाइट के जरिए मिली इन तस्वीरों से टारगेट के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। सैटेलाइट इमेज के अलावा CIA ने मोबाइल फोन या दूसरे डिवाइस पर भी नजर रखी। इसके जरिए यह पता करना था कि कौन किसके संपर्क में है, कहां से संपर्क किया जा रहा है, किसी खास ठिकाने पर अचानक कोई मोबाइल या फोन चालू या बंद तो नहीं हुआ। यह भी एक तरह का संकेत होता है। CIA और मोसाद ने मिलकर 86 साल के खामेनेई की महीनों जासूसी की। खामेनेई का रूटीन क्या है, वो कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, किन किन से मिलते हैं, जिनसे नहीं मिलते उनसे कैसे संपर्क करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, हमले की सूरत में कहां कहां पनाह ले सकते हैं। ये सारी जानकारी महीनों तक CIA जुटाती रही। इस दौरान ऐसा कई बार हुआ जब CIA ने खामेनेई के ठिकाने के बारे में मोसाद को जानकारी दी, लेकिन तब ऐसी तमाम जानकारियां पुख्ता नहीं थी। लेकिन 27 फरवरी की रात तेहरान में जब एक खास बिल्डिंग के इर्द गिर्द CIA ने हलचल महसूस की, तब लगा कि इस बिल्डिंग में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल खामेनेई के जो चुनिंदा ठिकाने थे जिन पर CIA महीनों से नजर रख रही थी, उनमें से एक बिल्डिंग ये भी थी। CIA को बिल्डिंग में यह हलचल थोड़ी अजीब लगती है। इसी के बाद CIA तेहरान में अपने लोकल एजेंट को एक्टिव करता है और तब एक सबसे बड़ी खबर मिलती है। खबर ये कि 28 फरवरी यानी शनिवार की सुबह तेहरान की इस बिल्डिंग में आयतुल्ला खामेनी, ईरान के टॉप लीडरशिप जिनमें ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ समेत तमाम आला अफसरों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। CIA की यह पुख्ता जानकारी इजराइल को दी गई। इसी जानकारी के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर फौरन हमला करने का प्लान बनाया। पहले ईरान पर हमला शायद 28 फरवरी या 1 मार्च की रात को होना था, लेकिन चूंकि खामेनेई की मीटिंग 28 फरवरी की सुबह होनी थी, लिहाजा हमला पहले करने का फैसला लिया गया। तय यह हुआ कि इजराइल खामेनेई के ठिकाने पर हमला बोलेगा, जबकि अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर। इससे पहले इजराइल ने हमेशा ईरान पर रात के अंधेरे में ही हमला किया था, पर यह पहली बार था जब सुबह के उजाले में ईरान पर हमला होने वाला था। यही वो वक्त था जब इजराइल से कुछ फाइटर जेट्स अपनी बेस से उड़ान भरते हैं। इन फाइटर जेट्स में लंबी दूरी से मार करने वाले बेहद घातक हथियार थे। इन फाइटर जेट्स का रुख ईरान की राजधानी तेहरान के करीब था। ठीक यही वो वक्त था जब इजरायली फाइटर जेट ने लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल से तेहरान के उस सबसे ताकतवर बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिस बिल्डिंग में खामेनेई की मौजूदगी की बात कही गई थी। इस बिल्डिंग के करीब एक और बिल्डिंग थी। जिस वक्त बिल्डिंग पर बम गिराए गए, तब ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टॉप ऑफिसर
एक बिल्डिंग में थे, जबकि खामेनेई अपने फैमिली के कुछ सदस्यों के साथ बराबर की दूसरी बिल्डिंग में। बिल्डिंग पर कुल 12 बम गिराए गए। ये सब कुछ सिर्फ 1 मिनट में हुआ, यानी 60 सेकंड में। 60 सेकंड बाद इजराइल के फाइटर जेट्स वापस अपनी बेस की तरफ मुड़ चुके थे। खामेनेई और टॉप ईरानी ऑफिशियल्स को निशाना बनाने के कुछ देर बाद ही अमेरिका और इजराइल ने अब ईरान की बाकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी थी। इसी के बाद पूरी दुनिया को पता चला कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी किसी को यह पता नहीं था कि इस हमले में आयतुल्ला खामेनी की मौत हो चुकी है। असल में खुद ट्रंप और इजराइल पहले यह पुख्ता कर लेना चाहते थे कि हमले में खामेनी की मौत हो चुकी है। इसमें कुछ वक्त लगा। जिस बिल्डिंग में खामेनी की मौत हुई, उसी बिल्डिंग से खामेनी की लाश की तस्वीरें ली गई। उस तस्वीर को पहले CIA और फिर मोसाद ने कंफर्म किया, और जब यह पुख्ता हो गया कि यह खामेनी की ही लाश है, तब सबसे पहली बार 1 मार्च की देर रात तड़के 3:17 पर डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनी की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। हालांकि तब तक 15 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन ईरान अब भी खामेनी की मौत पर खामोश था। बल्कि ईरान की तरफ से खामेनी की मौत को लेकर ऐसी तमाम खबरों को अफवाह बताया गया था। लेकिन फिर लगभग 15 घंटे बाद ईरानी सरकारी टीवी और नेशनल मीडिया ने यह खबर दी कि ईरान के रहनुमा आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो चुकी है। रूह बुलंद व मलकूती कोह नस्तूह विलायत। इस खबर के साथ ही पूरे ईरान में मातम पसर गया। बस महीने भर पहले तक जो लोग ईरानी सरकार और खामेनी से नाराज थे, वो खामेनी के समर्थन में सड़कों पर उतर। लोगों का सैलाब अब सड़कों पर था और सभी अपने लीडर की मौत का बदला लेने की मांग कर रहे थे। आज तक तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।